हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4। शीर्षक है मानव विकास। इसका हमने विस्तार से आपको पाठ को समझाने का प्रयास किया कि भाई मानव विकास क्या है। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वीडियो देखिए, तब सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आएगा। इससे पहले हमने शॉर्ट क्वेश्चन जितने भी हैं, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, इसका भी हमने 2 पार्ट में वीडियो दिया है। अब जाकर के उसको भी देखिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या कहता है सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, पर्यावरण पर मानव के प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक की विवेचना करें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अब गौर करके देखिए, जो हमारी मानव विकास है ना, वह किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण से जुड़ी हुई है। यानी जैसे जैसे मानव विकास करता है, अपने हर एक पहलू के लिए, हर एक वस्तु के उपयोग के लिए, वो किस पर निर्भर कर रहा है? पर्यावरण पर। और उसका अधिक से अधिक उपयोग करके ही मानव आगे बढ़ रहा है। अब जैसे मानव आगे बढ़ेगा तो अधिक से अधिक किसका दोहन करेगा? तो इन्हीं पर्यावरण की वस्तुओं का उपयोग करेगा, तेजी से उसका उपयोग करेगा। अब इन वस्तुओं को जब वो उपयोग करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि अधिक से अधिक वह पर्यावरण का दोहन करेगा, और दोहन करेगा तो पर्यावरण प्रदूषित होगा। जैसे मान लीजिए, अगर हमें विकास करनी है तो हम सबसे ज्यादा जंगलों की कटाई करते हैं, तभी तो हमारा उद्योग स्थापित होगा। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। उद्योग के लिए कच्चा माल अधिकांश हम लोग जंगलों से ले लेते हैं। परिणाम क्या होता है? इस बहाने जंगल की कटाई अधिक होती है, उद्योग की स्थापना होती है। साथ ही साथ मान लीजिए हमको एक जगह से दूसरे जगह आना जाना हो तो यातायात के लिए क्या चाहिए? सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। अब सड़कें चौड़ी करने के लिए हम लोग जहाँ सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं उसको काट करके हम लोग सड़क को चौड़ीकरण करते हैं। तो ये बहाने पेड़ का क्या हो गया? कटाई हुआ। तो पर्यावरण प्रदूषित होगा कि नहीं होगा? चलिए दूसरी बात, हम जैसे मानव विकास करते हैं तो मानव की आबादी बढ़ रही है। अब आबादी बढ़ेगी तो अधिक से अधिक खाद्यान्नों की जरूरत है, और खाद्यान्न के उत्पादन के लिए अधिक से अधिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का हम लोग खेतों में छिड़काव करते हैं। परिणाम होता है कि उत्पादन तो बढ़ जाता है, लेकिन इसका प्रभाव कहाँ पड़ रहा है? पर्यावरण पर पड़ रहा है ना। यही पूछ रहा है कि पर्यावरण पर मानव विकास का क्या प्रभाव पड़ता है। जब मानव विकास करेगा तो हमारी पर्यावरण किस तरह से प्रदूषित होगी। बस यही लिखना है आपको कि जैसे मानव विकास करेगा तो हर क्षेत्र में प्रदूषण क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। जैसे मैं एक और उदाहरण बताऊं, मानव अगर शिक्षा के लिए ही बढ़े, शिक्षा वह चाहता है, तो शिक्षा के लिए उसे क्या चाहिए? कॉपी किताब। और इनकी पूर्ति के लिए अधिक से अधिक जंगल काटे जाएंगे, और जैसे जंगल कटेगा कॉपी की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन प्रदूषण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जहां कॉपी किताबें बनेगी वहां अधिक से अधिक धुआं होगा, वायुमंडल प्रदूषित होगी। यानी यूं मिलाकर के अगर कहा जाए तो मानव के कारण पर्यावरण अधिक प्रभावित होती है। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर ये समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आर्थिक विकास और मानव विकास किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है? मानव विकास की आवश्यकता क्यों है? अब सुनिए, क्वेश्चन बड़ी ही मजेदार है। क्या कहा उन्होंने? पहले तो कह रहा है कि आर्थिक विकास क्या है, फिर कह रहा है आपसे मानव विकास क्या है, और फिर कह रहा है कि मानव विकास की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहले यूं समझिए कि मानव विकास हमें क्यों जरूरी है, हमने क्यों पढ़ा मानव विकास के बारे में। देखिए, हर कोई ये चाहता है कि हमारी लॉन्ग लाइफ दीर्घ हो, लंबा समय तक जिए, लोगों का रहन सहन अच्छा हो। सब लोग चाहता है कि हमारी लाइफ स्टाइल जो है ना वो अच्छी हो, आकर्षक हो। साथ ही साथ स्वस्थ रहना चाहता है। अब ऐसी स्थिति में यानी मानव स्वस्थ रहे, मानव का लाइफ सही रहे, तो इन सारी चीजों की पूर्ति के लिए मानव विकास जरूरी है। मानव जब तक विकास नहीं करेगा, लोगों की दीर्घायु नहीं होगी, शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं होगी। अर्थात अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे दीर्घ लाइफ के लिए, स्टाइल के लिए, शिक्षा के लिए मानव विकास जरूरी है। कोई दिक्कत? चलिए अब पढ़ते हैं फिर से क्वेश्चन के शुरुआत की तरफ।
आर्थिक विकास मानव विकास से कैसे जरूरी है। देखिए दोनों एकदम संबंधित है। आर्थिक विकास होगा, मानव भी विकास करेगा। अब एक उदाहरण देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए अगर पैसे कम हैं तो आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था की ओर आकर्षित नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। अब जिनके पास आर्थिक उन्नति है, आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास का मतलब क्या? आमदनी ज्यादा है। तो आमदनी ज्यादा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आप अपने बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा की ओर आकर्षित करेंगे, अच्छे इलाज में आप बच्चों को ले जाएंगे, अपने अच्छे इलाज में ले जाएंगे, आपकी कपड़े अच्छे होंगे, यानी सारी बातें क्या होगी? एकदम सुदृढ़ चलेगी। किस पर निर्भर करती है? ये हमारी मानव विकास के पर निर्भर कर रही है, आर्थिक विकास पर। आर्थिक विकास जब होगा तभी हमारा जीवन अच्छा से चलेगा। अब आर्थिक विकास नहीं है, हम लोग ढंग से भोजन नहीं कर पाते तो शरीर का विकास कैसे होगा? लॉन्ग लाइफ कैसे हम लोग जिएंगे? अगर मान लीजिए हमारी आर्थिक विकास अच्छी है, हम भोजन में अच्छे अच्छे पदार्थों का उपयोग करेंगे। देखिए खाने के लिए तो रोटी से भी पेट भरता है, लेकिन उसके साथ अगर घी लगी हो, मक्खन हो, तो उनका शरीर खाने के लिए काजू, खाने के लिए मखाना घी में भीगा हो, तो वो जो लोग खाएंगे वो 60 वर्ष में आपको युवा लगेंगे। लेकिन जो लोग ये नहीं भोजन करेंगे वो उनको आपको 25-30 वर्षों के बाद उनको लगेगा कि बुढ़ापा आ गया है। इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? बस सेम कहानी यही है कि अगर आप भोजन करते हैं, अच्छे भोजन, बैठा के रखो 2 मिनट आते हैं, अच्छे भोजन करेंगे तो अच्छा आपका लॉन्ग लाइफ चलेगा। अगर आप बीमार पड़ गए, आपके पास आर्थिक व्यवस्था सही नहीं है, तो आप अच्छी इलाज नहीं कर पाएंगे, फिर नाम क्या होगा कि आपको कम आयु में ही आपकी मृत्यु हो सकती है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि मानव विकास और आर्थिक विकास दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जब आर्थिक विकास होगा तो मानव विकास होगा, और मानव जब विकास होगा तो आर्थिक विकास होगा। मानव विकास यानी मानव की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी तो वो कमाएगा, वो ज्यादा कम करेगा, उसके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, फिर आमदनी बढ़ेगी। एक मूर्ख आदमी को काम करने के लिए भिड़ाइए तो वो अपने बॉडी से, शरीर से 500-400 रुपया कमाएगा, लेकिन एक शिक्षित आदमी अपने शरीर से 2000-4000 का उत्पादन करेगा। इसका मतलब क्या समझे कि मानव विकास आर्थिक विकास को संबंधित है, आर्थिक विकास मानव विकास से संबंधित है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मानव विकास करेगा तो आर्थिक विकास भी होगी। ठीक है, चलते हैं आगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बुआ बैठा के रखो, बोलो 2 मिनट बाद है सर जी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, सुनिएगा क्या कहता है मेरे भाई। आर्थिक विकास प्राकृतिक पर्यावरण क्रिया पर प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के मध्य अनुरूपी अंतः क्रिया पर निर्भर करता है। व्याख्या कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा, यहाँ पर कई बातों को दिया है। पहले तो आर्थिक विकास क्या है। अब आर्थिक विकास अभी आप पढ़ रहे थे कि किसी व्यक्ति के आय में वृद्धि, किसी व्यक्ति के जो आमदनी है, काम है, उनमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? आर्थिक विकास कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आय में लगातार वृद्धि कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आर्थिक विकास। प्राकृतिक पर्यावरण क्रिया, अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण का मतलब है कि प्रकृति में जो भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जैसे पेड़ की कटाई होना, शिकार करना, जंगलों में पशुचारण करना, ये सब क्या है? प्राकृतिक क्रियाकलाप है। जैसे तटीय भागों में मत्स्य का पकड़ना, नदी घाटी में कृषि करना, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। तो आपने 2 बातें समझा, पहला तो आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास किससे जुड़ी हुई है? पर्यावरण क्रिया पर। जैसे अभी आपने देखा कि लकड़ी काटने का काम अगर कर रहे हैं तो ये पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण क्रिया है, इससे भी आर्थिक विकास होती है। जंगली जानवरों का शिकार करिए या मछली का शिकार करिए, ये काम से आमदनी भी होती है, प्राकृतिक पर्यावरण भी है। इसी तरह से तटीय भागों में मत्स्य का पालन, नदी घाटी में कृषि करना, ये क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है, और आर्थिक विकास भी साथ साथ चलती है। अर्थात आर्थिक विकास प्राकृतिक पर्यावरण की क्रिया के साथ प्रौद्योगिकी। अब इससे क्या होता है कि बहुत सारे उद्योग, प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उद्योग। आप जो कच्चा माल आपके पास है तो इन कच्चा मालों से ना अधिक से अधिक उद्योग लगाते हैं।
भारत की बात अगर करेंगे, देखिए भारत में कच्चा माल की कमी नहीं है, जंगल भी बहुत ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा है, खनिज भी ज़्यादा है। कमी क्या है? तो प्रौद्योगिकी का। हमारे पास ऐसे यंत्र अच्छे नहीं हैं जो उन कच्चा मालों से अधिक हम उत्पादन कर सकें। अब बगल के देश की बात कर लीजिए, जैसे चीन की बात कर लीजिए, उसके पास कच्चा माल है और साथ साथ उसके पास प्रौद्योगिकी भी ज़्यादा है, तो वो अपना कच्चा माल नहीं किसी के हाथे बेचता है। अगर किसी के साथ बेचता है तो वो अपनी प्रौद्योगिकी का सामान बेचता है, उत्पादित वस्तु देता है। वो किसी को लोहा आयात नहीं करता, किसी को तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, कोयला किसी को नहीं देता है। वो सब अपने पास रखे हुए हैं और सबको बना करके सामान देता है। अगर तुम्हें जरूरत है तो लो सामान। भारत में उसी तरह से होना चाहिए कि भारत अगर मान लीजिए जितना कच्चा माल, जैसे लोहा जापान को देता है, दूसरे देश को अभ्रक देता है, किसी को कोयला देता है, तो हमें नहीं देना चाहिए। मानी भारत जो है ना, कच्चा माल उपलब्ध है लेकिन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत पीछे है। ठीक है, तो आपने क्या समझा? प्रौद्योगिकी। अब चलते हैं संस्थाएं। जो भी क्रियाकलाप यहाँ चल रही है, इन चीजों को बढ़ाना, आगे करना क्या है? एक तरह का क्रियाकलाप है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई संस्था को बढ़ाना, जैसे अभी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करना क्या कहलाता है? संस्थाएं। संस्था का काम है प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, आर्थिक विकास को बढ़ाना। ये ऐसी कोई मैंने क्या कहते हैं इसको, संस्था का निर्माण करे ताकि हमारी प्रौद्योगिकी बढ़ सके। क्लियर? तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर भी चलते हैं हम लोग एक बार इसको दोहरा लेते हैं, तब आगे चलेंगे। देखिए हम लोग पढ़ रहे थे आर्थिक विकास, यानी किसी व्यक्ति की आय में बढ़ोतरी, आर्थिक विकास। और ये किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक क्रियाकलाप पर, प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करती है कि आप प्राकृतिक चीज़ों से, जैसे शिकार करना, नदी तटीय क्षेत्र में जाकर के मतलब कृषि करना, मत्स्य पालन करना, या जो भी है, तो ये सब प्राकृतिक पर्यावरण हमारी आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करती है। इसके अलावा हमें पढ़ना था इसमें प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी का मतलब हुआ जो कच्चा माल है उससे उत्पादित वस्तु तैयार करना, तैयार माल वस्तु। और भारत की बात अगर करें तो भारत इन क्षेत्रों में काफ़ी पीछे है, क्योंकि इसके पास कच्चा माल तो है लेकिन प्रौद्योगिकी उन्नत नहीं है। इसलिए भारत क्या करता है? अपने अधिकांश चीज़ों को, कच्चे माल को दूसरे देशों के हाथों बेचता है, फिर उत्पादित वस्तु किसी दूसरे हाथों से खरीदता है। अब हमें करना क्या चाहिए? तो हमें इन क्षेत्रों में काम करना चाहिए ताकि हमारी प्रौद्योगिकी बढ़े। चलिए, और संस्थाओं का मतलब है कि कुछ ऐसे संस्था जो इन सारे चीज़ों को बढ़ाए। जैसे अभी आपने देखा प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, ये संस्था का काम है कि प्रौद्योगिकी को बढ़ाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 4 क्या कहता सुनिएगा। लास्ट क्वेश्चन 14 आपसे कह रहा है, आप अपने मोहल्लों के 7 से 10 वर्ष के आयु के बच्चों का इन सूचनाओं के अनुसार लड़के लड़की की कक्षा में पढ़ रहे हैं और किस विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं, सर्वेक्षण कीजिए। अब क्या कह रहा है कि आप अपने आसपास में जाइए, वहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि आपके विद्यालय में कौन बच्चे जो हैं 7 से 10 वर्ष के बच्चे आपके मोहल्ले में, वो कौन कौन विद्यालय में जा रहे हैं और कौन कौन नहीं जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं तो ठीक है, नहीं जा रहे हैं तो क्यों नहीं जा रहे हैं, इन बातों को जांच करने के लिए कह रहा है। तो अभी देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो लगभग 99% हमारे बिहार में बच्चों का नामांकन शुरू हो गया है, अभी की बात अगर करें। लेकिन किताब इस तरह का आंकड़ा नहीं दी है, इससे पहले यानी 2000 का ही आंकड़ा दी है। हम लोग 2024 में हैं, यानी 24 वर्ष पीछे का आंकड़ा किताब प्रस्तुत कर रही है। लेकिन फिर भी हमने 25 वर्षों में हमने बहुत सारा सुधार देखा है कि बहुत सारी प्रगति हुई है। अब लगभग हर घर का बच्चा विद्यालय जा रहा है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि वर्तमान में भारत में साक्षरता दर में काफी वृद्धि हुई है। यह वृद्धि लगभग 5.19 गुनी हो गई है। जैसे प्राथमिक विद्यालय में 1951 में नामांकन 1.9 करोड़ थी पूरे भारतवर्ष में, जो बढ़कर 2000 ईस्वी में हो गया 11.36 करोड़। इतनी आबादी हो गई थी 2000 ईस्वी में। लेकिन 2025 है, 24 हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 24 में जनसंख्या बढ़ी है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग में सुधार हुआ है। अब लगभग आप इसको क्या कह सकते हैं, या बढ़ करके लगभग कितना हो गया होगा 20। देखो 20 करोड़ तो हो ही चुका होगा, लेकिन वो है नहीं। लड़की की संख्या में भी खूब वृद्धि हुई है। जहां पहले लड़कियां बहुत कम पढ़ती थी, अब लड़कियों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। हम लोग देखते थे, हम लोग जब पढ़ते थे
तो गांव की अधिकांश लड़कियां लगभग नहीं पढ़ती थी, बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थी। लेकिन अब देखते हैं कि हर घर की लड़कियां, हर बच्चे, हर लड़का लड़की सब एकदम विद्यालय में जा रहे हैं। देखिए पढ़ाई, नौकरी हो ना हो ये अलग सी बातें हो जाती है, लेकिन हर लोग शिक्षित हो रहा है, पर सब रहा है, कम या ज्यादा करके सब पढ़ रहे हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि खूब वृद्धि हुई है। इस प्रतिशत निकालें, अगर प्रतिशत की बात करें तो 28.1% जहां पहले 1951 में था, वह बढ़कर के कितना हो गया, 43.6, यानी कि प्रतिशत दर में भी वृद्धि हुई है। लेकिन हर राज्य में जितने केंद्र शासित हैं सब में एक जैसी वृद्धि नहीं हुई। जैसे देखिए एक उदाहरण के तौर पर, भारत के सभी भागों में एक समान वृद्धि नहीं हुई है। जैसे चंडीगढ़ में लड़कों का नामांकन प्रतिशत 50.18 है, वहीं उत्तर प्रदेश में नामांकन प्रतिशत 64.67%। अब क्या समझे कि चंडीगढ़ में 50 है, जबकि उत्तर प्रदेश में क्या है, ज्यादा है। सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो हम लोग कहां पर चले जाएंगे, मिजोरम है, केरला है, इन सब में नामांकन प्रतिशत ज्यादा है। अर्थात सभी राज्यों में एक जैसा नहीं है। क्या समझे आप? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप अपने विद्यालय मोहल्ले में जाइए और पता लगाइए कि 7 से 10 वर्ष के कितने बच्चे जा रहे हैं। तो लिखेंगे हमारे मोहल्ले में लगभग 7 से 10 वर्ष के सभी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, उनका नामांकन सबका विद्यालय में है, जब प्रतिदिन लगभग सभी बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। उनमें से कुछ बच्चे अगर नहीं जा रहे हैं तो किसी परिस्थिति के कारण, जैसे बीमारी के कारण हो या घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसके कारण बहुत कम 1-2% बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन लगभग सब बच्चे वहां पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, साथ में हमारे यहाँ शिक्षा में काफी वृद्धि हुई है। जहां 1951 प्राथमिक शिक्षा में कितना प्रतिशत था, तो वह प्रतिशत था मात्र 28.1%, जो बढ़कर कितना हो गया है, 43.6%। अगर संख्या की बात करें तो 1951 में जब देश आजाद हुआ था तो 192 करोड़ आबादी, 1.92 करोड़ आबादी जनसंख्या जो है नामांकित थी, वहीं 11.36 हो गई 2000 आते आते। ठीक है, ये सब लिखना है आंकड़ा। तो आशा करते हैं आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आया। आशा है अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए।